तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें 2007 का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ ओलंपिक सिलेक्शन चल रहा था। नेशनल स्विमिंग कंपटीशन में सियांग ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इस मैच को देखने के लिए और सियांग को चीयर करने के लिए उसके मॉम डैड दोनों ही नहीं आ सके थे, क्योंकि सियांग की मॉम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में काम करती थी, इसलिए वो ज्यादातर टाइम आउट ऑफ कोरिया ही रहती थी। सियांग के डैड थे एक डॉक्टर, इसलिए वो भी अपनी ड्यूटी छोड़कर नहीं आ सके थे, इसलिए सियांग काफी सैड थी। इनसे चीयर करने के लिए टीयू पहुंच गई थी, जो अकेले ही बहुत जोरों से चिल्ला कर सियांग को चीयर कर रही थी, जो देखकर सियांग को पहले थोड़ा एम्बैरेसिंग तो लगता है। गेम स्टार्ट होता है, सियांग ये कॉम्पिटिशन जीत जाता है। इससे टीयू और सियांग दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, रात के 3 बजे टीयू अचानक से बहुत ही जोर से चिल्लाती है, जो सुन सियांग का भी नींद टूट जाता है। वो अपनी खिड़की खोलकर उसे चिल्लाकर कहता है कि पागल है क्या, रात को चिल्ला क्यों रही है, टाइम तो देख ले। टीयू कहती है 3 बज रहे हैं तो मुझे उससे क्या। सियांग कहता है कि इतनी रात तक तो पंछी और जानवर भी सो जाते हैं, फिर तो इतनी रात को जाग कर चिल्ला क्यों रही है। तो टीयू से चिढ़ाते हुए कहती है कि क्यों, मेरी आवाज से बेबी जाग गया क्या, बेबी को नींद नहीं आ रही क्या, लोरी सुनाने आओ क्या। जो सुन सियांग तो चिढ़कर से चुप करा देता है। टीयू जो हॉरर मूवी देख रही थी, सियांग उसकी एंडिंग स्पॉइल कर देता है। इससे टीयू को तो बहुत गुस्सा आता है। सियांग तो ईयरबड लगा के सो जाता है और टीयू चिल्लाते रह जाती है। सुबह सियांग अपने मॉम डैड के साथ ब्रेकफास्ट करने बैठता है, जहाँ में पता चलता है कि सियांग अभी भी अपनी मॉम से नाराज है, उसके साथ कोरिया में न रहने के लिए, पर वो अब इससे यूज्ड टू हो चुका है। इसीलिए जब उसकी मॉम कहती है कि वो कल से उन सब के लिए ब्रेकफास्ट बनाया करेगी, सियांग कहता है कि इसकी जरूरत नहीं, मैं ज्यादातर ब्रेकफास्ट नहीं करता, और वैसे भी आपको भी तो अपने काम के लिए वापस लौटना है। ये बोलकर वो ऑफिस चला जाता है। सियांग की मॉम को भी बुरा लगता है। इधर ऑफिस में रीना सियांग को खुशखबरी सुनाती है, उनका प्रोजेक्ट दोबारा से चालू हो गया है और उन्हें एक बहुत ही बड़ी कंपनी से ऑफर आया है रिटायरमेंट कम्युनिटी बिल्डिंग बनाने का। इसलिए मियांग कंपनी के साथ मीटिंग फिक्स करता है। इसके साथ सियांग एक कंपटीशन में भी हिस्सा लेता है। इसमें उनके हाई स्कूल के जिम का रीमॉडलिंग एंड एक्सपेंशन होने वाला था। इधर रियू का डेली रूटीन चालू हो जाता है। सुबह देर से उठकर खाना खाकर टीवी देखकर लैपटॉप में कुछ प्रोग्रामिंग करके फिर से खाना खाकर टीवी देखना, फिर थोड़ी देर सोने के बाद ऐसे ही लेटे रहना। इससे भी दिन खत्म नहीं हो रहा था, इसलिए वो सियांग को कॉल करके शाम को 6 बजे लाइब्रेरी में कॉमिक पढ़ने आने के लिए कहती है, लेकिन सियांग तो पहली बार में उसे मना कर देता है क्योंकि वो काम में बिजी था। तो रियू अपनी बेस्ट फ्रेंड मोयोंग को बुलाती है, तो दोनों बैठकर कौन सी कॉमिक पढ़े सोच ही रहे थे। तभी सियांग भी आ जाता है। रियू से कहती कि तू तो नहीं आने वाला था। सियांग कहते हैं मैं तेरे बुलाने पे ऐसे भी नहीं आया, मुझे तो एक बुक चाहिए थी। ये बोलकर वो टेबल से एक रैंडम बुक उठा लेता है, इसका नाम था प्रिंसेस। जी देखकर रियू से चिढ़ाने लग जाती है। तो ऐसे ही थोड़े नोक जोक के बाद तीनों घर के लिए निकलते हैं। तो रियू उन दोनों से बोर्ड गेम्स खेलने को चलने के लिए कहती है। अभी भी उसके पास 2 घंटे का टाइम था, पर सियांग को ऑफिस का कुछ काम था और मोयोंग को पढ़ना था, इसीलिए दोनों चले जाते हैं। रियू अकेले घूमने निकल जाती है। अगले दिन रियू अपने मॉम डैड के रेस्टोरेंट में आती है, जहाँ वो उनकी मदद करने की बात करती है, लेकिन मॉम उसे मना कर देती है। तभी उनकी शॉप में एक लेडी आती है जो थोड़ा ज्यादा फूड ऑर्डर करती है। उन्हें देखते रियू पहचान जाती है क्योंकि वो उनके हाई स्कूल की क्लास टीचर थी। टीचर भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। रियू खाना ले जाने में उनकी हेल्प करती है। इतने साल बाद स्कूल को दोबारा देखकर रियू को बहुत ही अच्छा लगता है। कहती है हमारा स्कूल बिल्कुल भी नहीं बदला और मुझे तो बिलीव भी नहीं हो रहा है कि आप प्रिंसिपल बन गई हो। टीचर कहती कि मुझे भी तो बिलीव नहीं हो रहा, तुम स्कूल में कितनी शरारती एंड चाइल्डिश थी, और देखो तुम कितनी बड़ी एंड सक्सेसफुल हो गई हो। वैसे क्या तुम कोरिया वेकेशन के लिए आई हो। सब टीचर्स को जब पता चला कि तुम ग्रेट कंपनी में काम करती हो, हम सब बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे। आज भी हम तुम्हारे बारे में स्कूल में बात करते हैं। हमारे स्कूल की सबसे मशहूर स्टूडेंट्स में से एक हो तुम। वो लोग स्कूल की गेट के सामने सियांग को देखते हैं। टीचर उसे भी देखकर बहुत खुश होती है, तो वो दोनों से बात करती है और जानकर बहुत खुश होती है कि सियांग उनके स्कूल जिम के रिमॉडलिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। टीचर उनसे पूछती कि क्या इस दोपहर को उनके पास थोड़ा टाइम होगा। अब सियांग को साइड चेक करना था, रियू फ्री थी इसीलिए वो हाँ कहती है। तो टीचर रियू को स्कूल में इनवाइट करती है बच्चों से बात करने, साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आज रियू इतनी बड़ी कंपनी में काम करती है, स्टूडेंट्स को भी तुम्हारे बारे में जानकर अच्छा लगेगा। रियू ने पहले यहाँ कर दिया था, इसीलिए वो उन्हें मना भी नहीं कर सकती थी, और अभी तो वो उन्हें बता भी नहीं सक रही थी कि वो अब ग्रुप में काम नहीं करती। रियू स्टूडेंट से बात करने आ जाती है, तो बच्चे उससे काफी सारे सवाल पूछते हैं। ये उन्हें काफी अच्छे से जवाब देती है। तभी एक लड़की उससे पूछती कि क्या ग्रुप में काम करना ही आपका ड्रीम था। ये कहती है पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। वो पूछती कि फिर हाई स्कूल में आपका क्या ड्रीम था। तात्पर्य सोच में पड़ जाती है। वहीं स्कूल जिम में सियांग को देखते हैं। इसे स्विमिंग पूल देखकर अपना पास्ट याद आ रहा था, इसलिए वो काफी सैड लग रहा था। कुछ देर बाद रियू बाहर आती है तो उसे सियांग मिलता है। सियांग उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रियू तो काफी अपसेट लग रही थी। सियांग उसे अपने साथ कहीं जाने के लिए कह रहा था। रियू कहती है कि उसे अभी कहीं नहीं जाना, उसे बस थोड़ी शांति चाहिए। ये बोलकर उसे इग्नोर करके जाने लगी थी। सियांग उसकी गर्दन पकड़ के रोकता है, उसे अपने साथ ले जाता है। तो दोनों स्कूल के पीछे 2 पेड़ के पास ये निकालकर अपना टाइम कैप्सूल ढूंढ रहे थे। इसमें 10 साल पहले इन्होंने कुछ लिखा था अपने 10 साल बाद सेल्फ के लिए, पर रियू का अभी बिल्कुल भी इसे ढूंढने का मन नहीं, लेकिन वो अभी बहुत एम्बैरेस थी कि टीचर को उसने सच नहीं बताया और स्टूडेंट्स को भी बेशर्मों की तरह लेक्चर देकर आई। सियांग कहता है इसमें एम्बैरेस होने वाली क्या बात है, तुमने 10 साल से भी ज्यादा ग्रेट में काम किया है, काम करके वहाँ जो एक्सपीरियंस किया हुआ है तुमने स्टूडेंट्स को बताया होगा, इसलिए इसमें कुछ गलत नहीं है। पर रियू और बिना कुछ कहे घर के लिए निकल जाती है। सियांग भी टाइम कैप्सूल ढूंढना बंद करके उसके पीछे आता है। यू कर आती है, पर घर पे भी उसके लिए कोई काम नहीं था, इसीलिए वो एक तरह से काम ना करके भी काफी बोर हो रही थी। क्योंकि मॉम को पता था कि उनकी बेटी चुपचाप तो नहीं बैठ सकती थी। यू को काम करना पसंद था, इसीलिए वो ज्यादा टाइम तक ऐसे ही बिना काम करके नहीं रह सकेगी, और यू के साथ ऐसा ही हो रहा था। वैसे ही पूरा दिन पड़े पड़े फोन या टीवी देखकर बोर हो रही थी। अगले दिन मोयोंग एक पेशेंट को इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जा रही थी। रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, लोग उसकी बात नहीं सुन रहे थे। पर सामने एक कार में था दानो, जो आगे के सारे कार वालों को मिशन के बारे में बताकर रास्ता क्लियर करवाता है। वो उसका चेहरा तो नहीं देख पाती, उसके टी शर्ट पे आई लव यू मड फ्रेट लिखा हुआ था, बस वही देख पाती है। तो सियांग गया था उस कंपनी से बात करने के लिए जो लोग रिटायरमेंट कम्युनिटी बिल्डिंग बनाने वाले थे। उनका बजट भी 2 बिलियन वॉन का था, लेकिन वो लोग सियांग को एक दूसरे आर्किटेक्ट का डिजाइन कॉपी करने के लिए कह रहे थे। सियांग ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, जो वो उन्हें साफ कह देता है। पर उसका पार्टनर म्यांग इस प्रोजेक्ट को करने के लिए ही कह रहा था, क्योंकि इससे उन्हें काफी अच्छे पैसे मिल सकते थे। लेकिन सियांग किसी और का डिजाइन कॉपी बिल्कुल नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मना करने जा रहा था। पर म्यांग उन्हें कहता है कि वो सोचकर बताएंगे। वो सियांग को लेकर चला आता है, वो उसे मनाने की कोशिश करता है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। वो एक आइडिया देता है कि पहले तो वो लोग मान जाएंगे ये करने के लिए, पर फिर धीरे धीरे हम लोग अपना डिजाइन उसमें डाल देंगे, ये पूरी तरह कॉपी तो नहीं कहलाएगा। लेकिन सियांग इसके लिए बिल्कुल मना कर देता है। इधर मोयोंग और टीम वापस आके उसी बंदे के बारे में बात कर रहे थे, इसने रास्ता क्लियर करने में हेल्प किया। तभी मोयोंग के नाम पे एक फूड डिलीवरी आता है, इसे दानो नहीं भेजा था। इसमें उसने लिखा था कि थैंक यू मिस मोयोंग,
पिछली बार के लिए एक मुहिम स्माइल करती है, कहती कि इसे मेरा नाम कैसे पता चला। इधर रियू को किसी कंपनी के सीईओ से कॉल आया था जो उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करती है, वैसा ही काम जो वो ग्रिप में करती थी। पर ये सुनकर रियू ज्यादा खुश तो नहीं दिखती। अभी उसी शॉप के बाहर से सियोंग गुजर रहा था, रियू को देखकर रुक जाता है। उसके बाहर आने के बाद उससे बात करने जाता है। रियू से उस जॉब ऑफर के बारे में बताती है। जॉब अच्छी है, पेमेंट भी डिसेंट है, काम मेरे पुराने जैसा ही है, एडजस्ट मैं कर लूंगी। तो सियोंग पूछते कि क्या तू सच में ये काम करना चाहती है, वही तेरा पुराना काम। रियू कहती काम तो काम होता है। सियोंग कहता है कि जो तू करना चाहती है वो काम करना। तूने तो बताया कि ग्रिप में काम करते हुए तू थक चुकी है, फिर दोबारा वही काम क्यों करना चाहती है? तूने कहा था तू अपनी लाइफ को रिबूट करना चाहती है। रियू कहती है तुझे उससे क्या है? सियोंग कहता है मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, जब तू कोई काम सच में करना चाहती है तब तू उसके लिए कितनी ज्यादा एक्साइटेड होती है। तेरी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिखती है जो मुझे अभी नहीं दिख रही है। मैं बस विश करूंगा तू अपनी ड्रीम को फॉलो कर। रियू कहती है ड्रीम देखने का हक नहीं है मुझे, ड्रीम सिर्फ उन्हीं का होता है जिन्हें आसानी से फेलियर के बाद दूसरा चांस मिलता है। जो लोग लग्जरियस लाइफ जीते हैं सिर्फ उन्हीं के ड्रीम्स होते हैं। तुझे नहीं पता होगा इस बारे में क्योंकि तूने भी वही लग्जरियस लाइफ जी है। मेरे लिए दूसरे चांस का ऑप्शन कभी था ही नहीं। मैं जिस कंडीशन में यहाँ तक पहुंची थी तो सोच नहीं सकता। इस पे सियोंग कहता है कि मैं भी इस कंडीशन से गुजरा हूँ, तू जानती है ना। मुझे लगा तुझे याद होगा। ये बोलकर वो चला जाता है। घर आकर सियोंग अपने मेडल्स को देखता है जिससे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 2008 का। नेशनल जीतने के बाद सियोंग का सिलेक्शन हो गया था 2008 ओलंपिक्स के लिए। ने उसे एक टॉवल गिफ्ट दिया था जिसपे एम्ब्रॉयडरी करके लिखा था गो फॉर गोल्ड सियोंग। इस टॉवल को देखकर सियोंग बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था। तो उस दिन वो अपने रेगुलर ट्रेनिंग के लिए जा रहा था, लेकिन सिग्नल में रोड क्रॉस करते टाइम कार ने उसे टक्कर मार दिया था जिससे सियोंग को बहुत ज्यादा चोट लगी। इस एक्सीडेंट से उसका एथलेटिक करियर ही खत्म हो गया था। रियू को भी जब ये सब याद आता है इसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है सियोंग को वो सब सुनाने के लिए, इसलिए वो तभी खिड़की खोलकर सियोंग को बुलाना चाहती थी सॉरी कहने के लिए, लेकिन अभी उसकी हिम्मत नहीं होती। ये सोचकर कि उसकी बातों से सियोंग बहुत हर्ट हुआ होगा। अगले दिन रियू स्कूल के पास बैठकर यही सब सोच रही थी। वो याद करती जब एक स्टूडेंट ने उसे उसके ड्रीम के बारे में पूछा था, तब रियू ने बताया था कि हाई स्कूल टाइम में हर चीज में फर्स्ट आना ही मेरा ड्रीम था। मैं अपनी मॉम को प्राउड फील करवाना चाहती थी, सारे लोग मुझे पहचाने, मेरी तारीफ करे, मेरी ड्रीम में बस यही सब था। पर अब जब मैं उस बारे में सोचती हूँ तो मैं अपने लिए बुरा फील करती हूँ कि मैंने दूसरों का वैलिडेशन पाने के लिए खुद पर ही ध्यान नहीं दिया। तभी रियू के फोन पे इंटरव्यू का मैसेज आता है जिसे देखकर रियू सोच में पड़ जाती है। तो रात को स्कूल की प्रिंसिपल कचरा फेंकने बाहर आती है, तभी वो स्कूल के पीछे रियू को देखती है जो पेड़ के पास से मिट्टी हटा रही थी। दोनों अचानक से एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। तो वो उसे अपने ऑफिस ले जाती है जहाँ उससे पूछती कि वो अकेले पेड़ के पास क्या कर रही थी। रियू बताती है कि वो एक टाइम कैप्सूल ढूंढ रही थी जिसे उसने 10 साल पहले वहाँ छुपाया था। देन वो टीचर को सॉरी कहती है उनसे झूठ बोलने के लिए। तो यहाँ वो उन्हें सच बता देती है अपने जॉब के बारे में। चेत उसके फैसले को सपोर्ट करती है और जो उसने फैसला किया है अपने दिल की सुनकर उसे फॉलो करने के लिए कहती है। फिर उसे बताती है कि शायद सियोंग भी यहाँ पूल के पास है तो तुम उसे मिल सकती हो। रियू सियोंग से मिलने पूल के पास आती है जहाँ सियोंग तो उसका लेटर पढ़ रहा था क्योंकि उसने टाइम कैप्सूल निकाल लिया था। जोर जोर से वो उसका लेटर पढ़ रहा था। इसे रियू तो बहुत एम्बैरेस फील कर रही थी, इसीलिए वो उसके पीछे पड़ जाती है। सियोंग टाइम कैप्सूल लेकर पूल में कूद जाता है और इसे पानी में आकर टाइम कैप्सूल लेने के लिए कहता है। रियू कहती है तू जानता है मैं स्विम नहीं कर सकती। तो सियोंग कहता है कि शायद तू नहीं जानती पर स्विमिंग छोड़ने के बाद आज अभी पहली बार मैं पूल के अंदर आया और अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर क्या तुझे याद है एक्सीडेंट के बाद जब मुझे पता चला कि मैं अब स्विम नहीं कर सकता तो मैंने अपने आप को महीनों तक अपने रूम में बंद कर लिया था। इससे फ्लैशबैक शुरू होता है। सियोंग उस एक्सीडेंट के बाद डिप्रेशन की जैसी हालत में था। बट रियू कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। हर टाइम उससे मिलने उससे बात करने आती थी। उसका मूड ठीक करने के लिए उसके फेवरेट कॉमिक्स लेकर आती थी। पर सियोंग उसे रूम से बाहर भगा देता है और दरवाजा लॉक करके फिर से सैड होकर लेट जाता है। रियू तो उसके रूम का चाबी लेकर उसके रूम में आ जाती है। सियोंग उसे चाबी देकर फिर से उसे बाहर निकाल देता है, लेकिन रियू तो फिर भी नहीं रुकती। वो सीढ़ी लगाकर उसकी खिड़की में आ जाती है। अचानक से सियोंग की खिड़की खोलने की वजह से वो डर के गिरने वाली होती है, लेकिन सियोंग उसे पकड़ लेता है। रियू उसके रूम में आ जाती है। सियोंग तो उस पे चिल्ला के कहने लगता है कि क्या तू पागल हो गई यार, इतनी हाइट से गिरती तो मर जाती। रियू भी उसे गुस्से में कहती कि फिर साले तूने दरवाजा क्यों लॉक किया है, यदि वजह से अभी मैं मर जाती। सियोंग कहता है तो अभी मैंने तेरी जान बचाई तो मुझे एक गाली दे रही है। रियू फिर से चिल्लाकर कहती कि अगर मैं पागल हूँ तो तू जंगली है साले। सियोंग कहता है बकवास बंद कर और घर चली जा। रियू फिर से गाली देते हुए कहती कि अगर मैं चली गई फिर क्या तू अपनी लूजर जैसी शक्ल लेकर इन दीवारों को देखने बैठ जाएगा। लूजर सुनकर तो सियोंग को गुस्सा आता है। रियू से और गुस्सा दिलाते हुए कहते हैं कि हाँ बे तू लूजर ही है। सियोंग कहता है गाली क्यों दे रही है। रियू फिर गाली देते हुए कहती कि क्या कर लेगा तू, लूजर कहीं कि अभी भी तू बच्चा ही है। जो तक अब सियोंग भी गाली देने लग जाता है और दोनों की गालीबाजी चलती रहती है। सियोंग कहता है तुझे पता भी कि मैं अभी कैसा फील कर रहा हूँ। रियू कहती कि अभी थोड़ा ठीक लगा, 1 महीने बाद तेरी आवाज सुनी मैंने, अपनी बड़ास निकाल के अब थोड़ा अच्छा फील हुआ ना। फिर अपने बैग से एक कुल्हाड़ी निकालती है और उसे धमकी देती कि अगर अब से तूने दरवाजा बंद किया ना तो पहले तो तेरा दरवाजा तोड़ूंगी फिर तुझे। ये बोलकर वो चली जाती है। सियोंग इतने टाइम बाद हंसा था। सियोंग उसे कहता है तू तो ऐसी पागल थी, किसी चीज के लिए तुझे डर नहीं लगता था, इसीलिए डर पे बनने का एक्टिंग बंद कर, तुझ पे सूट नहीं करता। पुराने रियू कितनी मस्ती और चुलबुली एनर्जेटिक थी पर अब तो बहुत बोरिंग बन चुकी है। जो सुन रियू को गुस्सा आता है तो उसे कहती है कि अपनी बात को वापस ले। ये बोलकर वो पूल में कूद जाती है। उसे तैरना आता तो नहीं था इसीलिए वो डूबने लग जाती है। तो उसे मदद के लिए बुलाने लग जाती है। सियोंग आकर उसे पकड़ लेता है। पर रियू को तो ऐसा ही लग रहा था कि वो डूब रही है, इसलिए सियोंग उसे अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए कहता है। पर रियू तो इतना डर रही थी कि वो अपने हाथ पर कुछ ज्यादा ही जोर से मार रही थी, इससे सियोंग खुद भी डूबने लग जाता है। रियू तो उसका सर पकड़ के उसे डुबाने लग जाती है। खुद पानी के ऊपर रहने के लिए सियोंग काफी मेहनत से शांत कराता है और पानी के ऊपर तैरना सिखाता है। रियू से बताती है कि एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, मैं काफी टाइम से ये कंपनी छोड़ना चाहती थी क्योंकि मैं वही काम कर करके थक चुकी थी। मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती थी और एक नई लाइफ का सपना देख रही थी। पर अब लग रहा है कि मेरे ग्रेट बैकग्राउंड के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी लाइफ रुक गई है। सियोंग बताता है कि मुझे भी ऐसा लगा था जब मैंने स्विमिंग छोड़ा। ऐसा लगा जब से स्टार्ट सिग्नल देने के बाद भी मैं अकेले स्टार्टिंग लाइन में खड़ा हूँ। मैं सोचता था कि क्या मुझे ऐसी जगह मिलेगी जहाँ मैं फिर से फ्रीली स्विम कर सकूँ। रियू कहती है और वो जगह तुझे मिल गई, तूने अपना नया ड्रीम ढूंढ लिया। सियोंग कहता है एग्जैक्टली, जब मुझे मिल गई तो तुझे क्यों नहीं मिलेगी। रियू कहती है क्या सच में मैं अभी अपने नए ड्रीम को ढूंढ सकूंगी। सियोंग कहता है हाँ बिल्कुल। रियू कहती है मान ले अगर तुझे फिर से स्विमिंग करने का मौका मिला फिर क्या तू आर्किटेक्ट रहेगा। सियोंग कहता है हाँ बिल्कुल। पर अब तू बता, मान ले तुझे ग्रिप में वापस जाने का मौका मिला तो क्या तू जाएगी। रियू कहती है बिल्कुल नहीं। सियोंग कहता है एक और जवाब दे कि अगर तुझे अपने एंगेजमेंट कैंसिल करने के पहले टाइम में जाने का मौका मिला तो फिर तेरा क्या फैसला होगा। जिस पर रियू कहती है कि मैं उस टाइम में जाना ही नहीं चाहूंगी। ये
बोलते ही उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है, पर सियोंग उसे होल्ड कर लेता है और कहता है सब ठीक है। इसमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये लोग अपने हाई स्कूल के फाइनल ईयर में थे, तब सियोंग, रियो और मोयोंग इन तीनों ने टाइम कैप्सूल में 10 साल बाद अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए कुछ लिखा था। इसमें सियोंग ने रियो के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखा था जिन्हें वो कभी रियो को बता ही नहीं पाया था, यानी वो रियो को पसंद करता था। तो उस लेटर में उसने लिखा था कि 10 साल तो बहुत दूर है, पर तब तक शायद तूने अपने दिल की बात रियो को बता दी होगी। तो इसी के साथ एपिसोड 3 का एंड यहीं पर होता है। तो सियोंग अपने दिल की बात रियो को कब बता पाएगा, देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में।